नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो श्रृंखला में हम पेपर फोर्थ, जिसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन नाम दिया गया है ना। पहले इसका नाम क्या था? इथिक्स इसको कहा जाता था केवल। अब चूंकि इसकी प्रकृति में परिवर्तन हुआ है तो इसके नाम में परिवर्तन के साथ साथ प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। तो मैं बात करूंगी, हम देख रहे थे कौटिल्य दर्शन। अगर पिछले वीडियो आपने देखे हो तो कौटिल्य के सामाजिक विचार को हम देख चुके हैं, कौटिल्य का राज्य संबंधी विचार भी हम देख चुके हैं। तो अगर आपसे वो मिस हुए हो तो आप पिछले वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण सूचना थी कि मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी के द्वारा MPPSC चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसका दूसरा मॉक टेस्ट 31 मई को होने वाला है। और ये बायलैंग्वेज टेस्ट है, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, और ऑल MP लेवल पर सभी छात्र इसको दे रहे हैं। तो अगर आप घर बैठे अपनी रैंकिंग चेक करना चाहते हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड में अपना पढ़ाई का स्तर चेक करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट आप अवश्य दें। और इस टेस्ट का जो GS वाला पोर्शन है उसकी व्याख्या मेरे द्वारा की जाएगी, है। तो जो भी उसमें आपको डाउट्स रहेंगे तो लाइव क्लास रहेगी, तो आप कुछ दूसरे प्रश्न भी उसमें पूछ सकते हैं। उसमें हम लोग आमने सामने रहेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये पूरा आपका PSC पैटर्न का रहेगा और जैसा एग्ज़ाम में आता है वैसा है। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये पेपर तैयार किए गए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो इसको आप ज़रूर दें। ठीक है, चलिए आज हम देख रहे हैं कौटिल्य। तो कौटिल्य की आज हम देखेंगे विदेश नीति, है ना। कौटिल्य कहें, विष्णुगुप्त कहें या चाणक्य भी इनको कहा जाता है, तो सामान्यतः इनका प्रचलित नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। तो आज हम इनकी विदेश नीति देख रहे हैं। तो अगर मैं विदेश नीति की बात करूं कौटिल्य की, तो कौटिल्य की ये राजनीतिक विचारों में आता है। कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा है, उस अर्थशास्त्र में उन्होंने सामाजिक विषयों में बात की है, राजनीतिक विषयों में बात की है, प्रशासनिक विषयों में बात की है। और मुख्यतः उनके द्वारा जो बात की गई है वो राजनीति उनका केंद्रीय विषय रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। कौटिल्य के आज हम राजनीतिक विचारों को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने कौटिल्य के सामाजिक विचारों को देखा और कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को देखा, जिसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सप्तांग सिद्धांत दिया है ना, कि बताए थे उन्होंने कि राज्य के क्या होते हैं, 7 अंग होते हैं। आज हम कौटिल्य की विदेश नीति देखेंगे और देखेंगे कि वर्तमान में भी बड़ी प्रासंगिक है। तो अगर कौटिल्य की विदेश नीति की बात करूं तो उनकी जो विदेश नीति है उसे मंडल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के माध्यम से उन्होंने अपनी विदेश नीति का वर्णन किया है। कौटिल्य मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि भाई देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति जो अपनाई जाने वाली नीति है, उसमें उन्होंने मंडल सिद्धांत में क्या किया है, वर्णित किया है कि अगर राज्य है तो दूसरे राज्यों के प्रति क्या नीति अपनाई जानी चाहिए। अच्छा, एक और चीज महत्वपूर्ण है, कौटिल्य को समझने के लिए आपको तात्कालीन राज्य शासन व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जो कौटिल्य का राज्य से आशय है वो आज के आप राष्ट्र से लगा सकते हैं, है ना। तो कौटिल्य कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के प्रति जो नीति अपनाते हैं वो विदेश नीति कहलाती है, और कौटिल्य ने अपनी विदेश नीति मंडल सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्त की है। कौटिल्य कहते थे कि प्राचीन काल में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, और जो शक्तिशाली राज्य थे वो युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का क्या करते थे, विस्तार करते थे। युद्ध के माध्यम से जो छोटे राज्य हैं उनको जीत लिया जाता था, और कई बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो अन्य राज्यों के साथ क्या करते थे, समझौता भी करते थे। तो कौटिल्य कहते हैं कि साहब देखिए, विजय व युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला राजा को अपने शत्रुओं की अपेक्षा अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं और युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य का आप विस्तार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों की संख्या बढ़ाना चाहिए, है ना।
आज के समय में भी अगर आप देखें कि कोई राष्ट्र अगर बहुत अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, क्योंकि अब साम्राज्य का विस्तार डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है, आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बनाकर, है ना। तो अगर कोई राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, मित्रों की संख्या ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, शत्रुओं की कम रखना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं दूसरी ओर जो निर्बल राज्यों को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए। क्यों सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि वो कभी भी आप पे आक्रमण कर सकते हैं, कभी भी आप पर क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, है ना। सतर्क रहना चाहिए और उन्हें समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार नीति से बचने के लिए एक गुट बनाना चाहिए या मंडल बनाना चाहिए। जो छोटे राज्य हैं, कमजोर राज्य हैं और शक्तिशाली राज्यों से बचना चाहते हैं, तो अगर वो अकेले लड़ेंगे तो संभव नहीं है कि वो जीत जाए। लेकिन अगर वो एक गुट बना लेंगे, एक मंडल बना लेंगे, एक समूह बना लेंगे, जिसे अंग्रेजी में आप कहें ग्रुप बना लेंगे, तो बड़े राज्यों से लड़ना आसान हो जाएगा, है? तो कौटिल मंडल सिद्धांत जो है वो भौगोलिक आधार पर दर्शाता है कि किस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले राज्य को पड़ोसी उसके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। तो कौटिल्य इसमें कहते हैं कि देखिए साहब, इस मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों को जीतने का इच्छुक होता है ना। मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा जो कि अन्य राजाओं को या अन्य राज्यों को जीतने का क्या होता है, इच्छुक होता है, जिसे बीजी गिस्सू कहा जाता है ना। तो ये जो बीजी गिस्सू के मार्ग में आने वाला सबसे पहला जो राज्य है उसे अरी या शत्रु कहते हैं। और तथा ये शत्रु से लगा हुआ जो राज्य है वो शत्रु का शत्रु होता है, अतः वो बीजी गिस्सू का क्या हो गया, मित्र, है ना। कारण दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कौटिल्य इसके अंदर कहते हैं कि साहब देखिए, आप जो दुश्मन का दुश्मन है उसको आप दोस्त बना लीजिए। तो अगर आप विजय की इच्छा रख रहे हैं तो जो आपको पहला राज्य मिलेगा वो आपका शत्रु है, और आपके शत्रु से लगा हुआ राज्य शत्रु का शत्रु है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे शत्रु के शत्रु को अपना मित्र बना लेना चाहिए। कौटिल्य का ये जो सिद्धांत है ये यथार्थवाद पर आधारित है, जो ये मानता है कि जो युद्ध होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वास्तविकता मान के चलता है। कि युद्ध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है और शांति समझौते द्वारा शक्ति संतुलन बनाने पर बल देता है। कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है युद्ध, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं साहब युद्ध के बिना भी काम चल सकता है ना। तो कई बार कहा जाता है ना कि भाई आपके रामायण में भी वर्णित है कि भय बिन होत न प्रीत गुसाई, कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। नो रूल विदाउट रूल, दिस इज अ गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस। तो ये कहते हैं भाई युद्ध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है, आप उसको नकार नहीं सकते। हाँ, शांति व समझौते के द्वारा शक्ति संतुलन जरूर होता रहता है। ठीक है, आगे कौटिल्य ने विदेशी संबंधों का संचालन हेतु 6 प्रकार की नीतियों का क्या किया है, वर्णन किया है। वो 6 प्रकार की नीतियां बताते हैं। कौन कौन सी नीतियां? तो कौटिल्य कहते हैं भाई पहली नीति में वो कहते हैं शांति बनाए रखने हेतु समतुल्य या अधिक शक्तिशाली राजा के साथ संधि की जा सकती है। अगर आप शांति बनाए रखना चाहते हैं तो जो आपका समकक्ष राजा है या आपसे अधिक शक्तिशाली राजा है ना, उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप संधि करें। और वो कहते हैं आत्मरक्षा की दृष्टि से शत्रु से भी संधि की जा सकती है। अगर आप आत्मरक्षा करना चाहते हैं तो जो शत्रु है उससे भी क्या कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये संधि की बात करते हैं। तो संधि किससे, समतुल्य या अधिक शक्तिशाली राजा के साथ संधि करना ही उचित है, क्योंकि उसमें आप हार सकते हैं। आगे कहते हैं विग्रह। विग्रह अर्थात शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण करना है।
ये भी विदेश नीति का एक पार्ट है कि जो शत्रु है उसके विरुद्ध आप युद्ध का निर्माण करें। तीसरा है यान, यहाँ मान लिखा हुआ है, यान है वो, है ना। यान अर्थात युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण, कि आप युद्ध घोषित ना करें और अचानक क्या कर दें, आक्रमण कर दें। अब अचानक आप आक्रमण करेंगे तो उसे तैयारी का समय नहीं मिलेगा, तो तैयारी का समय नहीं मिलेगा तो आधी हार तो वहीं हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति तैयार नहीं और आप उससे युद्ध शुरू कर दें या लड़ाई शुरू कर दें तो आधा तो वो वही हार जाएगा, क्योंकि वो तैयार नहीं था, वो प्रिपेयर नहीं था। तो ये कहते हैं यान अर्थात युद्ध घोषित बिना आक्रमण की तैयारी करना। चौथा है कहते हैं आसन अर्थात तटस्थता की नीति, ना तो इधर किसी के साथ बोला ना उधर बोला, तटस्थ रहना। कई बार ऐसे मौके आते हैं जीवन में जब हमें तटस्थ रहना पड़ता है। मान लीजिए दो राजा लड़ रहे हैं और दोनों ने आपसे सहायता मांगी। अगर ऐसी स्थिति में आपने एक की सहायता कर दी और जिसकी आप सहायता कर दी वो हार गया तो आपको भी हर जाना भुगतना पड़ता है। तो कई बार युद्ध से दूर रहें, तटस्थ रहें। आसन मतलब तटस्थता की नीति अपनाएं। नेक्स्ट है संशय अर्थात आत्मरक्षा की दृष्टि से राजा के द्वारा अन्य राजा की शरण में जाना। संशय अन्य राजा की शरण में चले जाना आत्मरक्षा की दृष्टि से। जब आपको लग रहा है कि साहब स्थितियां बिगड़ रही हैं तो अन्य राजा की आप क्या चले जाएं, शरण में चले जाएं। ठीक है। फिर है द्वैधी भाव, द्वैधी भाव अर्थात एक राजा से शांति की संधि करके अन्य के साथ युद्ध करने की। द्वैधी भाव, द्वे यानी दो, दो भाव रखना। एक से आप क्या करें, शांति की संधि कर लें और दूसरा अन्य के साथ युद्ध करें। दो भाव रखना है ना, द्वैधी भाव। एक राजा से शांति की संधि करना और अन्य के साथ युद्ध करने की नीति। तो ये कौटिल्य ने विदेशी संबंधों के संचालन के लिए, कि जो विदेशी संबंध हैं आप उनका जो संचालन करें तो उसके संबंध में आप ये 6 प्रकार की नीतियां अपना सकते हैं, है ना। ये 6 नीतियां आप अपना सकते हैं कि कब कब आपको क्या क्या करना चाहिए। तो कई बार संधि करते हैं, कई बार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करते हैं, कई बार युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण करते हैं, कई बार तटस्थ भी रहना है और कई बार आत्मरक्षा की दृष्टि से अन्य राजा की शरण में भी चले जाना है और कई बार द्वैधी भाव रखना है कि एक से संधि कर लो, दूसरे पे आप क्या कर लो, आक्रमण कर लो। तो ये विदेश नीति के संचालन के लिए कौटिल्य के द्वारा दिए गए ये 6 प्रकार की नीतियां थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो कौटिल्य की विदेश नीति आपने देखी। अब कौटिल्य के देखना है हमको भ्रष्टाचार के संबंध में विचार, है ना। तो सबसे पहले कौटिल्य का जो आपने विदेश नीति देखी है, इसको मैं स्लाइड को एक बार पीछे कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं लाइव चैट के माध्यम से और मैं प्रयास करूँगा अगर मैं उस समय रहा साथ में तो वहीं के वहीं आपके डाउट्स क्लियर करने की। अदरवाइज़ 25 मई से शाम को 7:30 बजे मैं प्लस के प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ भारतीय संविधान को लेकर। अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा उसमें। और उसके बाद 1-2 दिन बाद ही एथिक्स को लेकर भी मैं अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ और उसके 1-2 दिन बाद एमपी को लेकर आ रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी प्लस का, है ना, तो ये तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फ्री क्लासेस है, वो पेड क्लासेस होती हैं। तो उस पेड क्लास को आप साल भर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, महीने भर का ले सकते हैं, 6 महीने का ले सकते हैं, है ना। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा रिफिल कोड यूज़ कर सकते हैं तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा रेफरल कोड GULAV10 है ना, गुलाब 10। आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही मेरी क्लास का जो भी अपडेट रहेगा, जो भी अलर्ट रहेगा, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें चूँकि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे तो वहीं के वहीं आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, आप प्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष माध्यम नहीं है ना। वो प्रत्यक्ष माध्यम हो जाता है कि कहीं ना आप तुरंत कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो सर इसका क्या अर्थ है, आप नहीं पूछ रहे हैं, आपके साथ और भी छात्र जुड़े होते हैं वो पूछ लेते हैं।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। जैसा कि आपने वो स्पेशल क्लास आपने देखी होगी, तो स्पेशल क्लास के जैसी वो क्लासेस रहती हैं डेली की, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से लाभदायक रहेंगी आपके लिए और आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे। इस लॉकडाउन का आप उचित तरीके से घर पे रहकर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा रिफिल कोड उसमें यूज़ कीजिए, गुलाब 10। ठीक है, चलिए, ये तो बात थी अनअकैडमी प्लस की। अब मैं बात करता हूँ कौटिल्य का अगला सिद्धांत। तो जो भ्रष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है, तो कौटिल्य भ्रष्टाचार के संबंध में कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार प्रशासन को अंदर ही अंदर क्या करता है, कमजोर करता है। कौटिल्य कहते हैं जो भ्रष्टाचार है वो जीभ में रखे हुए शहद के समान है। जो जीभ होती है ना आपकी, इस जीभ में आप शहद रख लें, ये जीभ में रखे शहद के समान है। आप उसका स्वाद लेना चाहें या ना लेना चाहें, चाहे अनचाहे आप उसका स्वाद ले लेते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जो प्रशासन के लोग हैं वो भ्रष्टाचार का चाहे अनचाहे रूप में स्वाद ले ही लेता है। और ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार की जांच करना उतना ही कठिन है जितना कि ये जांच करना कि जल में रहने वाली किस मछली ने जल पिया है या नहीं। जल में रहने वाली किस मछली ने जल पिया है कि नहीं, उतना ही कठिन है ये जांच करना कि प्रशासन में रहते हुए किस प्रशासक ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। तो ये कहते हैं ये देखिए पूर्णतावादी नीति शास्त्र के समर्थक थे। मतलब ये इनका मानना था कि जो नैतिक मूल्यों का जो प्रयोग है, पूर्णतावादी नीति शास्त्र का अर्थ होता है कि जो नैतिक मूल्यों का प्रयोग है वो सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ये नहीं कि आप पारिवारिक जीवन में नैतिक मूल्यों का प्रयोग कर रहे हैं, व्यावसायिक जीवन में नैतिक मूल्यों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनल रिलेशनशिप में नैतिक मूल्यों का प्रयोग कर रहे हैं, पर अन्यों के साथ जो आपके संबंध है उसमें आप नैतिकता का पालन नहीं कर रहे। परिवार में आपस में आप उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, एक दूसरे के प्रति करुणा, दया, प्रेम, सहायता, समानुभूति, ये सब प्रयोग कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति आप निष्ठुर हैं, कठोर हैं, तो ये नहीं। पूर्णतावादी नीतिशास्त्र अर्थात नैतिक मूल्यों का जो प्रयोग है वो प्रत्येक क्षेत्र में किया जाना चाहिए, हर क्षेत्र में उसका क्या किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। उसी को कहा जाता है पूर्णतावादी नीतिशास्त्र, है ना। तो साहब लाइट चली गई है, हो सकता है कुछ व्यवधान आ जाए बीच में। तो भ्रष्टाचार के संबंध में इन्होंने पूर्णतावादी नीतिशास्त्र के समर्थक थे, अर्थात वे भ्रष्टाचार को राज्य के लिए एक बीमारी मानते हैं। ये कहते हैं भ्रष्टाचार जो है प्रशासन को अंदर ही अंदर क्या कर देता है, कमजोर करता है। अतः इसकी जांच और निदान करना सर्वप्रमुख कार्य है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर क्या कर देता है, प्रशासन को खोखला कर देता है। तो कौटिल्य कहते हैं भाई इसकी जांच करना, उसका निदान करना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं भाई भ्रष्टाचार से प्रशासन में नैतिक मूल्यों क्या हो जाता है, पतन होता है। अतः वे भ्रष्टाचार को राज्य के लिए एक बीमारी मानते हैं। ये कहते हैं भ्रष्टाचार क्या है, राज्य के लिए एक बीमारी है, अतः भ्रष्टाचार को समाप्त करना जरूरी है। और ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार की जांच करना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि यह पता लगाना कि तालाब की किस मछली ने पानी पिया है, किसने नहीं पिया है ना। ये कहते हैं इतना ही जरूरी है। तो इसके लिए कहते हैं कि देखिए कठोर कानूनों के द्वारा भ्रष्टाचार का निदान किया जा सकता है। भाई कठोर कानूनों का निर्माण करें तो कठोर कानूनों से भ्रष्टाचार को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि भाई कठोर कानूनों का निर्माण करके साथ ही राजा को अपने गुप्तचरों के माध्यम से, भाई राजा को प्रत्येक विभाग में गुप्तचर रखना चाहिए जो क्या करें, राजा को भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दें, क्योंकि केवल कानून बनाकर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण असंभव है। जैसे अभी आप देखें विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर क्या होते हैं, विभाग में कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति जो कि विभाग में हो रही गड़बड़ियों की सूचना देता है। तो ये कहते हैं भाई राजा को भी ऐसे ही आदमी रखना चाहिए
जो कि वहीं काम करें, वहाँ जो भी गड़बड़ हो उसकी तुरंत सूचना क्या है, राजा को दें। तुरंत अगर राजा को सूचना मिलेगी तो राजा क्या करेगा, उस पर एक्शन ले पाएगा। अन्य लोगों में क्या होगा, उसके विरुद्ध भय का माहौल बनेगा, डर का माहौल बनेगा कि अरे यार हमारी सूचना तो राजा तक पहुंच जाएगी, तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कौटिल्य के द्वारा विसल ब्लोवर, मतलब सोचिए उस समय ही इनने विसल ब्लोवर की बात कर दी थी जिसकी आप अब भी बात कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी में आप जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कौटिल्य ने आज से कितने साल पहले कर दी कि आई आपको अगर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है तो ऐसे योग्य लोग रखना है। प्रत्येक विभाग हेतु गुप्तचरों की बात करते हैं, है ना, जो राजा को भ्रष्टाचार की सूचना दें। क्योंकि केवल अगर आप कानून बना देंगे तो कानून तो हर चीज के संबंध में, पर कहाँ कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर वो विसल ब्लोवर का समर्थन करते। तो ये था कौटिल्य का भ्रष्टाचार संबंधी विचार। अब हम कौटिल्य का चूंकि सारे विचार देख चुके हैं, तो कौटिल्य के पूरे दर्शन का एक बार मूल्यांकन कर लें, है ना। कौटिल्य यहाँ पर धर्म संबंधी जो अवधारणा दी है कौटिल्य ने, इसमें वर्तमान में भी प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने धर्म से आशय क्या माना था, कर्तव्य पालन से लिया था। वो कहते हैं भाई धर्म क्या है, कर्तव्य पालन की एक व्यवस्था है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से करेगा तो समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याएं स्वतः ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो एक कौटिल्य की धर्म संबंधी अवधारणा है, वर्तमान में बहुत अधिक प्रासंगिक है। क्योंकि अगर आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे तो आप दूसरे के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, और जब दूसरे के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा तो समाज की बहुत सारी समस्याएं कब होती, जब आप दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं या फिर आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करते हैं। दो परिस्थितियों में ही समस्याएं उत्पन्न होती है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से करता रहेगा तो फिर बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आगे अगर मैं बात करूं तो यदि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का पालन किया जाए तो न केवल पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध मधुर होंगे अपितु देश का आर्थिक विकास होगा। भाई कौटिल्य कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्र रहेंगे तो आपकी आर्थिक क्रियाएं संचालित होंगी। अब सोचिए ना, अगर आप नेपाल के साथ या आपके जो पड़ोसी हैं बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, या पाकिस्तान से आप संबंध अच्छे कर लीजिए, चाइना से संबंध अगर आपके अच्छे हैं, है ना, चूँकि अब कोरोना के कारण लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहेगा कि उसके लोगों के प्राण लेकर वो अन्य राष्ट्रों का नुकसान करे, क्योंकि जितनी समस्या से हम कोरोना से गुजर रहे हैं उससे कहीं अधिक समस्या से चाइना भी गुजर रहा है। मैं चाइना का समर्थन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। मैं केवल ये अपेक्षाएं कर रहा हूँ कि आप बुद्धिजीवी लोग हैं तो फालतू में जो अभी ट्रेंड चल रहा है सोशल साइट्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, है ना, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है विरोध करना, या बिल्कुल मैं मान रहा हूँ स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी हमारे गांधी जी बहुत पहले कह गए हैं, स्वदेशी अपनाइए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि स्वदेशी अपनाएं। लेकिन अगर विदेश की कोई वस्तु अच्छी है और बेहतर है तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है ना। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, भारतीय सनातन संस्कृति कहती है। मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ूंगा, ना हिंदू धर्म से ना मुस्लिम धर्म से, मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ। हमने विश्व के उन विचारों को अपनाया है जो सही थे, तो मुझे लगता है आपको भी सही विचारों को अपनाना चाहिए। और सही विचार तभी अपना पाएंगे जब आप बौद्धिक स्तर खोल के रखेंगे, ना कि बंद करके। आज के समाज को मीडिया चला रहा है, आज के समाज को सोशल साइट्स चला रही है। क्या हम इतने बुद्धिहीन या तर्कहीन हैं कि हम मीडिया के अनुसार अपना जीवन यापन करें, हम सोशल साइट्स के अनुसार हम जीवन यापन करें, या दो चार लोगों ने जो बात कह दी है, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं तो हम भी उसी राह में बह जाएं, है ना। कई बार होता है कि किसी के बारे में किसी 10-15 लोगों ने कह दिया, अरे यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, हम भी मान बैठे, अरे यार हाँ वो तो होगा ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं।
आगे की यूनिट्स में हम ये चीज़ें देखेंगे, है ना। रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, उसमें मैं सब चीज़ें बताऊंगा। तो हमें रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि आप एक प्रशासक बनने वाले हैं। तो यह कौटिल्य मंडल सिद्धांत में कहते हैं कि भाई पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध मधुर होंगे तो देश का आर्थिक विकास होगा, है ना। आप अगर अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे तो जितना आपको निर्यात का खर्चा होगा, आयात का खर्चा होगा, उतना खर्चा आपको चाइना के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये बॉर्डर आपकी लगी हुई है ना। उतना ही क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सस्ते में मिल सकता है। तो विचार कीजिएगा तार्किक रूप से, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, है ना। अगला देखें तो भ्रष्टाचार के संबंध में जो कौटिल्य ने विचार दिया है, तो जो गुप्तचर व्यवस्था की जो इन्होंने बात की है, वो वर्तमान की विसल ब्लोवर के समतुल्य है, जो भ्रष्टाचार निवारण का सर्वाधिक सटीक उपाय है ना। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई विसल ब्लोवर जो है वो भ्रष्टाचार निवारण का सर्वाधिक सटीक है, क्योंकि वो बता सकता है कि भाई कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन व्यक्ति कर रहा है। तो एग्जैक्ट हमको जो बीमारी है उसकी तह तक हम पहुंच जाएंगे, जड़ तक पहुंच जाएंगे। जब जड़ तक पहुंच जाते हैं बीमारी की, तो उसका इलाज करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, है ना। इसके बाद ये कौटिल्य का विचार था, जिसमें हमने कौटिल्य का राज्य संबंधी विचार देखा, कौटिल्य का हमने विदेश नीति देखी। ठीक है, कौटिल्य के हमने भ्रष्टाचार संबंधी विचार देखे। तो कौटिल्य के विचारों के बाद हम अगले थिंकर्स के साथ फिर मिलेंगे। तो अगला थिंकर्स जो हमारा, क्योंकि अब कौटिल्य का जो है दर्शन ये पूरा हो गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो मैं एक बार स्लाइड को फिर से चला रहा हूँ, तो आप चाहें तो एक बार इसको नोट डाउन करना चाहें, या आप कोई प्रश्न हो उससे संबंधित तो आप उसके संबंध में पूछ सकते हैं। तो कौटिल्य की जैसे कि विदेश नीति के बारे में उन्होंने बताया, इसको मंडल सिद्धांत कहा जाता है। विदेश नीति में शक्तिशाली राजा की बात करते हैं कि भाई ऐसा जो राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, ऐसे राजा के संबंध में इनके द्वारा बात की गई है। और यहाँ ये कहते हैं कि जो शत्रु का शत्रु होता है वो मित्र होता है, और युद्ध कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या मानते हैं, वास्तविकता मान के चलते हैं। ठीक है, विदेश नीति के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियाँ बताते हैं कि भाई पहली तो शांति की नीति, कि जो समतुल्य अधिक शक्तिशाली राजा है उसके साथ आप क्या करें, संधि करें, है ना। अगर आप संधि करते हैं तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। विग्रह यानी शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण करना। यान यानी युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण कर देना। आसन अर्थात तटस्थता की नीति, किसी के भी पक्ष या विपक्ष में ना बोलना। संशय अर्थात आत्मरक्षा, संश्रय है ये, संशय नहीं है ना, संशय मतलब कंफ्यूजन नहीं, संश्रय, श्रा आता है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया। संश्रय अर्थात आत्मरक्षा की दृष्टि से राजा के द्वारा अन्य राजा की शरण में जाना। द्वैधी भाव अर्थात एक राजा, द्वैधी भाव यानी 2 भाव, एक राजा से आप क्या करें, शांति की संधि कर लें और दूसरे राजा के साथ आप युद्ध करने की नीति अपना लें। ठीक है, तो द्वैधी भाव। उसके बाद इनके भ्रष्टाचार संबंधी विचार देखें। ये पूर्णतावादी नीति शास्त्र के समर्थक थे, अतः इनका मानना था कि प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। नैतिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो प्रशासन को अंदर ही अंदर क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और ये कहते हैं भाई भ्रष्टाचार की जांच करना उतना ही कठिन है जितना कि ये जांच करना कि जल में रहने वाली किस मछली ने जल को पिया है या नहीं पिया है। इसके लिए वो प्रत्येक विभाग में गुप्तचर की बात करते हैं, है ना, जो वर्तमान समय के विसल ब्लोवर। फिर उसके बाद हमने इनके कार्यों का मूल्यांकन देखा, इनके विचारों का हमने मूल्यांकन देखा कि धर्म संबंधी विचार अगर इनका अपना लिया जाए तो इस अभी वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अगर इनके मंडल सिद्धांत का पालन किया जाए तो पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध मधुर होंगे। भ्रष्टाचार के संबंध में हमने देखा कि ये विसल ब्लोवर की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहने वाला था, जो मंडल सिद्धांत है कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो गलत दिया हुआ है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कई पुस्तकों में गलत दिया, क्योंकि स्तरहीन पुस्तकें निकल रही, मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर स्तरहीन पुस्तकें हैं। आप ये देखा कीजिए कि पुस्तकें लिखी किसने है। आप खरीद तो लाते हैं, खजूरी बाजार गए,
या भाई ये इंदौर से पुस्तक आ गई आपने खरीद ली, ये देखिए लिखी किसने है, लिखने वाले की योग्यता क्या है ना, ये देखिएगा फिर मानिए। ठीक है, तो आज के लिए साहब इतना ही, और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। तो जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा कि वो अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।